फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ना हम संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी का थर्ड सेमेस्टर का एमएससी का स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब ना ये जो होती है ना, इसको हम FTIR भी बोलते हैं। FTIR। तो जो हमारी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, उसका जो स्पेक्ट्रा हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट में हमें स्पेक्ट्रा दिखता है, इसका जो इसके स्पेक्ट्रा जो हमें दिखाई देता है, ये FTIR इंस्ट्रूमेंट में हम देखते हैं। तो ये ना एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक होता है डिस्पर्सिव IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो ये एक ओल्ड है, और ये जो FTIR है, ये एक एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट का नाम है ये, जिसमें हम IR स्पेक्ट्रा चेक करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि हर कुछ टाइम के बाद हमारे मोबाइल में एडवांस्ड फीचर्स आते हैं, उसी तरह ये FTIR भी एक एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का नाम है ये फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, एक सोर्स होता है, लाइट सोर्स जो लाइट प्रोवाइड करता है। ये लाइट सोर्स क्या करता है, इंफ्रारेड IR रेडिएशन प्रोवाइड करता है। IR रेडिएशन हमारे सैंपल अब जो हमारा सैंपल है, जो हमारा लिक्विड सैंपल होता है, मॉलिक्यूल है, तो हमें उसका, ये हमारा मॉलिक्यूल है सपोज, हमें इसका स्ट्रक्चर पता नहीं है। तो अब हमें इसका स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको FTIR इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं सैंपल को। तो उसमें एक लाइट सोर्स होता है जो उसको IR रेडिएशन प्रोवाइड करता है। तो अब हमारे कंपाउंड में जो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं, वो क्या स्टडी करते हैं हम, कि हमारे कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सपोज अगर हमारा कंपाउंड है बेंजाल्डिहाइड, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल है। कार्बोनिल हमें पता है कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करता है, 700 सेंटीमीटर इनवर्स, नियरली ये 700 सेंटीमीटर इनवर्स की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है। तो अब ना कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, वो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है और कहाँ जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो अब हमारे इस मॉलिक्यूल में हमें इसका स्ट्रक्चर पता नहीं है, तो हमें इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका IR स्पेक्ट्रा लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ये स्पेक्ट्रा देखते हैं, उसको हम बोलते हैं FTIR, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है जो हमें IR रेडिएशन प्रोवाइड करता है। ये रेडिएशन हमें क्यों चाहिए, इंफ्रारेड रेडिएशन, ताकि हमारा मॉलिक्यूल जो है, उसको जो अमाउंट की फ्रीक्वेंसी चाहिए वो एब्जॉर्ब कर सके और एक्साइट कर सके। अब जब ये एक्साइट करेगा तो हमें क्या मिलेंगे, सिग्नल मिलेंगे। जैसे ही ये मॉलिक्यूल ने इंफ्रारेड जो हमें सोर्स से, लाइट सोर्स से IR रेडिएशन मिली, इस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम और क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल हमारा क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेट होगा और क्या करेगा, हाँ, ट्रांजिशन करेगा, हायर एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन देगा। कब, जब इसको इसकी मैचिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी, कहाँ से, IR सोर्स से इंफ्रारेड रेडिएशन इसको मिलेंगी। अभी कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1700। जब इसको 1700 की फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, तो ये इस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा
और एक्साइट करेगा। तो जैसे ही ये इसने ये वाली फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की, कौन सी वाली, 1700, तो 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें एक सिग्नल दिखाई देगा। तो ये जो हमारा FTIR इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो इसमें एक डिटेक्टर होता है। पहले क्या होगा, लाइट सोर्स रहेगा, लाइट सोर्स से हमारे सैंपल ने लाइट एब्जॉर्ब किया, IR रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वाइब्रेट किया और उसके बाद में क्या हुआ, एक्साइट कर गया। फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके क्या कर गया, एक्साइटेशन में गया। तो उसमें ना इस इंस्ट्रूमेंट में एक डिटेक्टर होता है। इस डिटेक्टर में एक सेंसर होता है जिसको पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल ने कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की, कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की। और फिर उसी पे इंस्ट्रूमेंट में ना एक कंप्यूटर अटैच्ड होता है, कंप्यूटर, उसकी स्क्रीन पे हमें दिख जाता है सिग्नल। तो अगर सिग्नल हमारा 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे आया तो हमें पता चल जाएगा हमारे मॉलिक्यूल में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, C+O। तो ये जब मॉलिक्यूल हमारा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से, ये सोर्स से, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और एक्साइट कर जाएगा। तो यही होता है हमारा FTIR में, जहाँ हम स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम क्या पता कर सके कि हमारे मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये पता कर सके। इसी को मैंने थ्योरी में लिखा है कि FTIR, देखिए ये फ्रियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी है। FTIR इज अ प्रिफर्ड मेथड ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हेन इंफ्रारेड रेडिएशन, जो IR रेडिएशन है, इस पास जो थ्रू अ सैंपल, जैसे ही हमारी IR रेडिएशन आई और ये सैंपल से पास कर गई, यहाँ से ऐसी IR रेडिएशन आई, कहाँ से आई, ये सोर्स से, लाइट सोर्स से। कौन सी रेडिएशन, IR रेडिएशन। और ये क्या है, हमारे सैंपल में। तो हमारा सैंपल अब सारे रेडिएशन तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको जो चाहिए, जैसे कार्बोनिल को कौन से चाहिए, 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब इस इतनी फ्रीक्वेंसी इसकी जो IR इंफ्रारेड रेडिएशन से मैचिंग हो जाएंगी, तभी वो उसको एब्जॉर्ब करके एक्साइट करेगा, सारी फ्रीक्वेंसी तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो वही मैंने लिखा है कि व्हेन IR रेडिएशन इज पास्ड थ्रू अ सैंपल, सम रेडिएशन, कुछ अमाउंट में रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द सैंपल एंड सम आर ट्रांसमिटेड। अभी इसको 1700 चाहिए, 1600 सेंटीमीटर इनवर्स इसको नहीं चाहिए, तो जो 1600 वाली होंगी वो क्या हो जाएंगी, ट्रांसमिट हो जाएंगी। ओनली 1700 वाली एब्जॉर्ब होंगी। कब, जब हमारे कंपाउंड में कार्बोनिल प्रेजेंट है। अगर हमारे मॉलिक्यूल में साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसको चाहिए होती है 2150। तो अगर इतनी फ्रीक्वेंसी, ये जो IR सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी और जब हमारे कंपाउंड की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगी, यानी जब इसको 2150 सेंटीमीटर इनवर्स की फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी, तब ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट होगा। अब जैसे ही ये एक्साइट होकर ट्रांजिशन स्टेट में गया, तो हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रा में जो हमारा कंप्यूटर है अटैच्ड FTIR से, उसमें हमें सिग्नल देखने को मिलेगा। इस तरह से ऐसे सिग्नल आते हैं स्पेक्ट्रा के। तो कहाँ हमें सिग्नल मिलेगा, जो फ्रीक्वेंसी इसने एब्जॉर्ब की, डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट किया कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारे मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया IR रेडिएशन से, उसने डिटेक्ट किया और फिर वही हमें कंप्यूटर में दिख गया कौन सी इसने फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की, 2150 सेंटीमीटर। अब ये फ्रीक्वेंसी तो हमारी, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप की कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है। इसके लिए ना मैंने एक अलग से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वीडियो बनाया है कि जो साइनाइड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 2150 होती है, कार्बोनिल की 1700 होती है। तो इस पे से हमें पता चलता है कि हमारे कंपाउंड में कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो यही मैंने लिखा है, सम आर एब्जॉर्ब बाय द सैंपल एंड सम आर ट्रांसमिटेड। इंफ्रा रेडिएशन दैट आर एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल कॉजेज द मॉलिक्यूल वाइब्रेट। यही अभी जो मैंने कहा कि जो मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल हमारे रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। तो जैसे ही वो वाइब्रेट करता है तो एक्साइटेड हो जाता है, हायर एनर्जी लेवल पे जंप करता है।
तो द डिटेक्टर मेजर्स द लाइट दैट रीचेस टू सेंसर। अब ना जो डिटेक्टर होता है ये पता कर लेता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी इसने एब्जॉर्ब की है। जो इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, उस फंक्शनल ग्रुप को जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होंगी वही वो एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हमें डिटेक्टर से पता चल जाता है कि कौन सी उसने फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की है, और वही फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है स्पेक्ट्रा, विच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट वाज एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल। डिटेक्टर बताता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारे सैंपल ने एब्जॉर्ब की, रिजल्टिंग द रिजल्टिंग सिग्नल at the detector in a spectrum representing a molecule fingerprint of sample। अब ना जो डिटेक्टर ने जो डिटेक्ट किया कि कौन सी फ्रीक्वेंसी इसने एब्जॉर्ब की, यही स्पेक्ट्रा के फॉर्म में हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखता है। उस स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल का क्या है, फिंगरप्रिंट है। जैसे हर एक का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, उसी तरह हर कंपाउंड का जो आईआर स्पेक्ट्रा होता है, ये वाला जो आईआर स्पेक्ट्रा होता है ये सबका डिफरेंट होता है। तो जो FTIR का इंस्ट्रूमेंटेशन है, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या क्या यूज़ होता है, इसमें पहले एक लाइट सोर्स यूज़ होता है जो हमें क्या देता है, IR रेडिएशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद में इंटरफेरोमीटर, ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। FTIR में ये इंटरफेरोमीटर यूज़ होता है। जो अदर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड है ना, जैसे डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें ये वाला यूज़ नहीं होता है, ये वाला इंटरफेरोमीटर। इसमें होता क्या है, इसमें एक बीम स्प्लिटर होता है। यहाँ मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, कोई भी बुक या नेट से, मैंने क्लियर से ड्रॉ नहीं की है। इस बीम स्प्लिटर होता है, एक फिक्स्ड मिरर होता है, एक मूविंग मिरर होता है। जैसे ये IR सोर्स आया हमारे सैंपल पे, ये फिक्स्ड मिरर है, ये मूविंग मिरर है जो मूव करता रहता है। तो और ये नीचे डिटेक्टर है जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये इसमें डिटेक्टर में एक सेंसर होता है जो इसको रिकॉर्ड कर लेता है, और इसी से एक कंप्यूटर स्क्रीन अटैच्ड होती है जिसपे हमें हमारा स्पेक्ट्रा दिख जाता है, विजुअलाइज होता है। उसके बाद इसमें सैंपल होता है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है जिसका हमें क्या पता करना है, स्ट्रक्चर, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है पता करना है। डिटेक्टर होता है और कंप्यूटर होता है। तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फूरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम FTIR भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन ऑन द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होता है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक। अब सपोज ये है 12 CO और ये है 13 CO। हमें पता है आइसोटोप किसके होते हैं, एटम के। एटम के क्या होते हैं, आइसोटोप। जैसे नाइट्रोजन का 14 NB होता है और 15 NB होता है। इसी तरह 12 C भी होता है और 13 C भी होता है। ये एक ही एटम के दो आइसोटोप होते हैं। तो अभी मैंने ना, हमें क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन, यानी अगर मैं इस 12 C को 13 C से रिप्लेस करूँगी तो जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आएंगे अगर मैं आइसोटोप को 12 C को 13 C से सब्सटीट्यूट करूँगी। तो सबसे पहले तो देखो मास इंक्रीज हो रहा है। 12 C का एटॉमिक मास कितना है, 12, और 13 C का कितना है, 13। तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है। और म्यू हमारा क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है, M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। मास ऑफ फर्स्ट एटम दैट इज कार्बन इंटू मास ऑफ सेकेंड एटम दैट इज ऑक्सीजन अपॉन M1 प्लस M2, ये होता है हमारा रिड्यूस्ड मास। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I के। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, μr²। तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर मैं किसी कंपाउंड का मास, मॉलिक्यूल का मास इंक्रीज करती हूँ तो क्या होगा,
म्यू इंक्रीज होगा रिड्यूस्ड मास, और देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंक्रीज होगा। अब ना एक फॉर्मूला होता है रोटेशन कांस्टेंट का, B इज इक्वल्स टू 8h/8 पाई स्क्वायर IC। अभी आप ना देखो, ये जो B है ये है रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशन कांस्टेंट। इसमें B और I का रिलेशन कैसा है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, यानी अगर I इंक्रीज हो रहा है तो B क्या होगा, डिक्रीज होगा। रोटेशन कांस्टेंट देखो, मास इंक्रीज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा और B डिक्रीज होगा। और डेल्टा E का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा E एनर्जी गैप का, यानी 2 एनर्जी लेवल्स है तो इनके बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं डेल्टा E। ये होता है BJ इन ब्रैकेट J+1। तो ये जो B है रोटेशन कांस्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एनर्जी गैप के। अगर B इंक्रीज होगा तो एनर्जी गैप इंक्रीज होगा। अभी देखो हमने मास इंक्रीज किया है 12 से 13, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ, लेकिन जो रोटेशन कांस्टेंट है वो डिक्रीज हुआ। क्यों, क्योंकि इनका रिलेशन आपस में कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी B इंक्रीज हुआ तो एनर्जी गैप भी डिक्रीज होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर हम आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूएंट, आइसोटोप सबसे सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी मॉलिक्यूल में, 12, जैसे ये एक एटम है 12C, इसको अगर मैंने आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट की 13CO मॉलिक्यूल ली, तो इसका ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा, तो जो हमारा एनर्जी गैप है ना, 2 एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप वो डिक्रीज हो जाएगा। जिस ये वही मैंने यहाँ लिखा है, व्हेन अ पर्टिकुलर एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स आइसोटोप, द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज आइडेंटिकली केमिकल विद द ओरिजिनल वन एक्सेप्ट फॉर इट्स एटॉमिक मास। मतलब जो हमारा कंपाउंड है, जैसे 12CO है और 13CO है, तो ये कंपाउंड के जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये तो सब कुछ सेम ही रहेंगी, दिखने में ये सब कुछ क्या रहेगा, ओरिजिनल की तरह ही रहेगा, आइडेंटिकल, एक्सेप्ट इसका एटॉमिक मास जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा सिर्फ। और जो CO की बॉन्ड लेंथ है, C और O के बीच में बॉन्ड लेंथ है, ये आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी चेंज नहीं होगी। बॉन्ड लेंथ बिटवीन द एटम डज नॉट चेंज ऑन आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही 12CO मॉलिक्यूल था, अभी मैंने इस CO मॉलिक्यूल में 12C को 13C कर दी हूँ, तो भी क्या होगा, ये C और O की जो बॉन्ड लेंथ है ये चेंज नहीं होगी। और उसके बाद अभी देखो ये B इज इक्वल्स टू H/8 पाई स्क्वायर IC, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो म्यू I जो हमारा वो रिड्यूस मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अगर म्यू हम इंक्रीज करेंगे रिड्यूस्ड मास तो I भी इंक्रीज होगा, और I इंक्रीज होगा तो B की वैल्यू डिक्रीज होंगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और फिर B डिक्रीज होगा तो एनर्जी गैप भी डिक्रीज होगा, एनर्जी गैप भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे डायग्राम से देखो, अभी देखो ये एनर्जी लेवल्स है, ये क्या है हमारे एनर्जी लेवल्स है, J इक्वल्स टू 0, J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, देन सेकेंड, देन थर्ड, ये फोर्थ। तो अब इन एनर्जी लेवल का ये जो गैप है डेल्टा E, ये 12CO के लिए है। अगर मैं इसको 13CO करूँगी, यानी इसका मास में इंक्रीज कर रही हूँ, तो ये J नीचे आ जाएगा, ये J1 यहाँ था तो ये थोड़ा ऐसे नीचे आ जाएगा यहाँ। ये 13CO की एनर्जी लेवल से देखो थोड़े थोड़े नीचे, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम में बनाया है कि थोड़े थोड़े एनर्जी लेवल्स नीचे हो गए हैं, क्योंकि इनका एनर्जी गैप जो है इनके बीच का ये कम हो जाएगा, और जो एनर्जी लेवल्स है थोड़े नज़दीक हो जाएंगे। किस में, जब हम मास इंक्रीज करेंगे 13CO, और ये जो है तो ये स्पेक्ट्रम है, ये अलाउड एनर्जी लेवल्स है, ये जो है तो ये क्या है, एनर्जी लेवल्स है, और ये स्पेक्ट्रम है। अब देखो स्पेक्ट्रम में सब में ये जो
2b डैश 4b डैश है, ये आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूएंट के इंटेंसिटी है जो थोड़ी कम एनर्जी पे आ रही, फ्रीक्वेंसी पे आ रही है। डेल्टा ई का क्या फॉर्मूला रहता है, एच म्यू। एनर्जी गैप कम हो रहा है यानी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। देखो ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी का प्लॉट है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये 13 CO वाले के लिए है, और जो ये डार्क लाइन से ये 12 CO मॉलिक्यूल्स की है। तो जो थोड़ी कम पहले आ रही है यानी थोड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 13 CO की लेस है 12 CO से। तो सिंस बी डैश इज लेस एज कंपेयर्ड द बी डैश क्या है, रोटेशन कांस्टेंट फॉर 13 CO के लिए है, और बी जो है तो रोटेशन कांस्टेंट फॉर 12 CO मॉलिक्यूल के लिए है। तो बी डैश हमारा कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है बी डैश, क्योंकि हमारा आई इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आई कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि रिड्यूस्ड मास इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बी डैश क्या है, कम है एज कम्पेयर टू बी। देयरफॉर एनर्जी गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल्स इज लेस, एनर्जी लेवल्स इज लेस फॉर 13 CO। 13 CO के लिए क्या है, एनर्जी लेवल का गैप क्या है, कम है एज कम्पेयर टू 12 CO। तो यही हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद में जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज माइक्रोवेव और रोटेशनल। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रो को ही हम क्या कहते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो अभी देखो माइक्रोवेव एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है, माइक्रोवेव एक्टिव होने के लिए हमारी कंडीशन ये है कि हमारा जो कंपाउंड है ना उसमें मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिए, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिए। अब परमानेंट कंडीशन क्या है हमारी माइक्रोवेव एक्टिव, या उसी को हम क्या कहते हैं रोटेशनल एक्टिव होने के लिए, कि उसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिए। तो जो नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलार मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, O2, Cl2, यानी देखो जो दोनों साइड एटम क्या है, सेम है, तो जिनमें दोनों भी एटम सेम रहेंगे तो उनकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितनी होती है, 0 होती है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। तो वो जो होते हैं ना वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं, माइक्रोवेव इनएक्टिव।